प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। हिंद महासागर में युद्धपोत से लेकर जासूसी जहाज तक भेज रहे चीन पर भारत और अमेरिका ने नकेल कसना तेज कर दिया है। भारत ने जहाँ हिंद महासागर में बसे अफ्रीकी देश मॉरिशस के अगालागे में नया हवाई पट्टी और युद्धपोतों को रुकने लायक जेट्टी का निर्माण किया है, वहीं अब लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन होने जा रहा है। भारत मालदीव से सटे लक्षद्वीप में नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन ऐसे समय पर करने जा रहा है जब माले में नए राष्ट्रपति मोइजू चीन की गोद में चले गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मॉरिशस का अगलागे भारत के लिए ठीक उसी तरह से काम करेगा जैसे अमेरिका के लिए डियागो गार्सिया नौसैनिक अड्डा करता है। डियागो गार्सिया एक ब्रिटिश स्वामित्व वाला द्वीप है जो मालदीव के ठीक नीचे है, और अमेरिका ने यहाँ पर विशाल नौसैनिक अड्डा बना रखा है। अमेरिका ने यहाँ परमाणु बम्बर तक तैनात किया है। इस तरह से हिंद महासागर में पैर फैला रहे चीन की जोरदार घेराबंदी तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक लक्षद्वीप के मिनिकोय द्वीप पर आईएनएस जटायु नेवल बेस का उद्घाटन अगले सप्ताह किया जा सकता है। अरब सागर में स्थित मिनिकोय का यह नेवल बेस क्षमता में ठीक उसी तरह से होगा जैसे अंडमान निकोबार में बना आईएनएस बाज है। भारतीय नौसेना लक्षद्वीप के पास ही अपने दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य आईएनएस विक्रांत को ऑपरेट कर रही है। ऐसा अनुभव वर्षों में पहली बार हो रहा है। कोई एयरक्राफ्ट कैरियर उस देश की ताकत के प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना सबमरीन का शिकार करने में सक्षम अमेरिकी MH-60 हेलीकॉप्टर को भी यहाँ तैनात कर सकती है। यहाँ पर एक हवाई पट्टी पर भी बनाने पर काम चल रहा है, जिससे वहाँ पर फाइटर जेट भी आसानी से उतर सकेंगे। चीन से निपटने के लिए भारत ने मॉरिशस के अगालागे द्वीप पर नौसैनिक सुविधा केंद्र विकसित किया है। कई विश्लेषकों का कहना है कि यह भारत का नौसैनिक अड्डा है जहां P-8I जैसे सबमरीन हंटर विमान भी उतर सकेंगे। हालांकि भारत से अभी गोपनीय ही रखना चाहता है। भारत के दोस्त मॉरिशस का अगालागे एक सुंदर द्वीप है जो हिंद महासागर में रणनीतिक लिहाज से बहुत अहम है। इस द्वीप पर करीब 300 लोग रहते हैं। जो द्वीप मोजाम्बिक चैनल के पास है, जो व्यापारिक जहाज़ों में तेल कंटेनर के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। मोजाम्बिक चैनल से दुनिया के करीब 30% टैंकर का ट्रैफिक गुजरता है। मोजाम्बिक चैनल का इलाका हाल के वर्षों में काफ़ी अस्थिरता से भरा रहा है और आतंकी घटनाएं भी हुई हैं। साल 2015 में भारत ने मॉरिशस के इस द्वीप पर हवाई पट्टी और जेट्टी बनाने का फैसला किया था। यह पूरा इलाका मॉरिशस के मुख्य हिस्से से काफ़ी कटा हुआ है और इसी वजह से भारत ने कनेक्टिविटी का प्रस्ताव दिया था। ऑस्ट्रेलिया एक्सपर्ट ने साल 2021 में इसे भारत का नेवल बेस निर्माण करार दे दिया था। हालांकि भारत ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। वहीं मॉरिशस के पीएम ने साफ किया कि इस द्वीप पर नियंत्रण उनकी सेना का होगा, ये भारत का नेवल बेस नहीं है। भारत को अगालागे के द्वीप पर इन सुविधा केंद्रों को बनाने में काफ़ी फायदा होने जा रहा है। इससे भारत समुद्री निगरानी और जासूसी आसानी से कर सकेगा। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और सैन्य ताकत में भी विस्तार हो रहा है। भारत के पास हिंद महासागर की सुरक्षा का भी जिम्मा है। इसमें जहाज़ों की सुरक्षा और समुद्री लुटेरों से सुरक्षा शामिल है। भारत ने ओमान और मॉरिशस के साथ मजबूत रिश्ते विकसित किए हैं ताकि पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को बढ़ाया जा सके। अब अगालेगा से भारत आसानी से सर्विलांस और गश्त लगाने के अभियान को अंजाम दे सकेगा। अगालेगा को सैन्य लिहाज से फायदेमंद पाने वाला भारत अकेला देश नहीं है। इससे पहले 1960 के दशक में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी इस द्वीप को सैन्य लिहाज से विकसित करने में विचार किया था। हालांकि बाद में वे डिएगो गार्सिया चले गए। हाल के दशकों में चीन की नौसेना आकार और ताकत में बढ़ी है। अफ्रीका के जिबूती में एक नए नौसैनिक अड्डे और श्रीलंका में जहाज भेजने के प्रयासों के साथ हिंद महासागर में इसकी मौजूदगी का विस्तार हुआ है। भारत इस विस्तार पर कड़ी नज़र रख रहा है। अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए भारत ने जिबूती में जापान के बेस का उपयोग करने के लिए टोक्यो के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त अगालेगा भारत को इस क्षेत्र में चीनी गतिविधियों पर नजर रखने में मदद कर सकता है, खासकर दक्षिण अफ्रीकी समुद्री मार्गों का उपयोग करके ऊर्जा आयात के संबंध में। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगालेगा में उसकी गतिविधियाँ स्थानीय समुदाय को लाभान्वित करती है। आइए बात करते हैं अमेरिकी बिजनेसमैन बिल गेट्स के। अमेरिकी बिजनेसमैन बिल गेट्स ने नागपुर में एक चाय बनाने वाले से मुलाकात की है। बिल गेट्स ने डॉली चाय वाले नाम के इस बंदे के यहाँ पहुँचकर चाय पी और उसके साथ तस्वीरें भी खिंचाई। बिल गेट्स और डॉली की तस्वीरें न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों में भी वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान में भी इस बात की खूब चर्चा है कि भारत का एक चाय वाला दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार बिल गेट्स के साथ बात कर रहा है और उनको चाय पिला रहा है। पाकिस्तान की राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर नजर रखने वाले कमर चीनों ने इसके न सिर्फ डाली बल्कि बिल गेट्स और पीएम नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है।
कमर चीमा ने अपने वीडियो में डाली चाय वाले की तारीफ करते हुए कहा, उस बंदे ने अपने अंदाज में इंटरनेट पर इतनी पहचान बनाई कि उसके यहाँ बिल गेट्स पहुँच गए। इसके लिए भारत सरकार और उनके पीएम को भी श्रेय जाता है। सरकार चाहती है कि उसके यहाँ के आम लोगों से बड़ी हस्तियाँ मिले। बिना सरकार की मर्जी के बिल गेट्स रास्ते पर नहीं घूम सकते हैं। इंडिया के राजनेता अपने कॉमन लोगों को तरजीह दे रहे हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर भी पीएम मोदी चाय पीने के लिए निकले थे। उनको दिखाया था कि आम भारतीय कैसे हैं। कमर सिन्हा ने कही, भारत में चाय वाला हो या फल वाला, सबके पास डिजिटल लेन देन की सुविधा है। बिल गेट्स अगर डॉली चाय वाले के पास गए तो वहाँ जाकर ऑनलाइन पैसा चुका सकते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो सब जगह सिर्फ कैश ही चल रहा है। दूसरा, हमारे नेताओं ने तो किसी विदेशी को अपने आम लोगों से मिलाने में भी शर्माते हैं। इसकी एक वजह ये भी कह सकते हैं कि हम किसी दूसरे मुल्क की हस्ती को ठेले पर लेके जाएंगे तो उसके पास कैन तो होगा ही नहीं। इससे कहीं ना कहीं ये भी पता चलेगा कि कैसे हम पिछड़े हुए हैं। ये वजह है कि हम तो बस बड़ी कारों में बैठाकर लोगों को घुमा देते हैं। कमर सिन्हा ने इस बात का भी जिक्र किया कि बिल गेट्स भारत में सरकार के बुलावे पर नहीं बल्कि कारोबारी मुकेश अंबानी के बेटी की शादी में गए हैं। उन्होंने कहा, मुकेश अंबानी के दुनिया में ताल्लुक भी देखिए कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। रियाना हो या बिल गेट्स या दुनिया के दूसरे नामचीन लोग हो, इतनी बड़ी शादी हो रही है और वो भी दिल्ली या मुंबई में नहीं। हमारे यहाँ तो इस्लामाबाद में भी तरह की शादी नहीं हो पाएगी। इतने बड़े और इतने ज़्यादा लोग एक साथ आ गए, उनको रोकने के लिए इतने होटल तक हमारे पास नहीं है। कमर सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान को देखना चाहिए कि इस तरह से भारत लगातार आगे जा रहा है और उसकी एक धमक बन रही है। भारत के कारोबारी की शादी कितना बड़ा इवेंट है, दुनिया के लोग कैसे उनको देख रहे हैं। आइए हम बात करें ईरान के इलेक्शन के बारे में। शिया मुस्लिम बहुल देश ईरान में 1 मार्च यानी आज संसदीय चुनाव हो रहे हैं। आज लोग देश के सर्वोच्च नेता यानी राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान करेंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। 2020 के संसदीय चुनाव के बाद देश काफ़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस चुनाव को लोकतांत्रिक सुधार, पश्चिमी देशों के साथ तकरार और ख़राब अर्थव्यवस्था की कसौटी पर परखा जा रहा है। जानते हैं इसके बारे में पूरा हाल। कैसे होते हैं चुनाव? ईरान में हर 4 साल में फ्रांसीसी चुनाव प्रणाली की तर्ज पर चुनाव होते हैं। पहले दौर के मतदान में अगर किसी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले तो दूसरे दौर में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले 2 उम्मीदवारों के लिए वोट डाले जाते हैं। कौन मतदान कर सकता है और कब? मतदाताओं की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। करीब 8.5 करोड़ आबादी वाले देश में 6.12 करोड़ से अधिक लोग मतदान करने के पात्र हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान में स्थानीय समय अनुसार सुबह 8 बजे से वोट डालने शुरू हो जाएंगे और 10 घंटे तक मतदान केंद्र खुला रहेगा। हालांकि अगर पहले के चुनाव देखे जाएँ तो अक्सर मतदान करने का समय मांग के अनुसार बढ़ा दिया जाता है। मतदान केंद्र और सुरक्षा उपाय। देश भर में 59,000 मतदान केंद्र होंगे। इसमें से तेहरान में 5,000 और तेहरान के व्यापक प्रांत में 6,800 केंद्र बनाए गए हैं। 1,700 मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने सेना के साथ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स और उसके बासिज बलों को निगरानी के लिए तैनात किया है। बताया जा रहा है कि 2.5 लाख सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया है। ईरान में संसद की 290 सीटों के लिए 15,000 से ज़्यादा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले इसे इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली कहा जाता था। यहाँ सदस्यों का कार्यकाल 4 साल का है और संसद में 5 सीटें धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित है। संसदीय चुनाव से अलग ईरान के लोग आज ही 88 सीटों वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के लिए भी वोट डालेंगे। 8 साल के कार्यकाल वाला यह पैनल अगले सुप्रीम लीडर को नियुक्त करेगा। चुनाव में लोग वोट देंगे या नहीं? मतदाताओं की उदासीनता चिंता का विषय बनी हुई है क्योंकि देश विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा है। 2020 में पिछले संसदीय चुनाव में 42% मतदान हुआ था, जो 1979 में इस्लामी गणराज्य की स्थापना के बाद सबसे कम था। 2021 के राष्ट्रपति चुनाव में केवल 48% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जो हाल के वर्षों में घटती भागीदारी का संकेत है। साल 2020 में कई कारण बने जिससे लोगों ने वोट डालने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसमें अर्थव्यवस्था चलाने के तरीके, सालों से चले आ रहे प्रदर्शनों में उलझा देश, परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी देशों से तनाव और यूक्रेन पर हमले में रूस को समर्थन, कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की अमेरिका में हत्या और कोविड-19 महामारी जैसे कारक शामिल हैं। इसके अलावा देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की समस्या भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।